नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल संवाद। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं। चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश से ये तय होता है कि दिल्ली का रास्ता तय होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अधिक लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में खासकर बात किया जाए, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है और ये स्पष्ट किया है कि आने वाले आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना है उसके साथ नहीं जाएंगे, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है उसके साथ भी बहन कुमारी मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी नहीं जा रही है। जैसा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है, मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ यहाँ से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने यह स्पष्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे बहुजन समाज पार्टी को क्या फ़ायदा होते दिख रहा है? देखिए, बहुत सी पार्टियां हैं जो चुनाव गठबंधन से भी लड़ती हैं चुनाव के समय में, और इंडिपेंडेंट भी लड़ती है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो सपा भाजपा के बाद तीसरे नंबर की देश में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बना चुकी है। 3 बार गठबंधन से सरकार रही है, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, और देश के विभिन्न राज्यों में उसका अपना मजबूत जनाधार है, जिसके बदौलत उनका ये दावा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। और रही बात आप जो इंडिया की बात कर रहे हैं या दूसरे गठबंधनों की बात कर रहे हैं, अभी देखिए इंडिया के अलावा भी और तमाम गठबंधन बनेंगे जैसी खबरें आ रही हैं, और इंडिया का जो गठबंधन है उस पर अभी तमाम समझौते बाकी हैं। चुनावी की माहौल क्या होगा? नहीं, समझौता उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, तो समझौते की तो बात नहीं रही। देखिए, स्वतंत्र हर राजनीतिक दल का अपना विचार है, मैं मिलकर लड़ना चाहता हूँ या स्वतंत्र लड़ना चाहता हूँ। बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि जो वो यदि किसी पार्टी से गठबंधन करती हैं तो उनका जो बेसिक वोट है वो तो ट्रांसफ़र हो जाता है उस पार्टी को, लेकिन जो अन्य पार्टी का वोट होता है वो बीएसपी को नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है। ये कितना सच है? देखिए, हाल फिलहाल में अगर देखा जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में या उसके पहले, तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन करने से बीएसपी का नुकसान हुआ है। 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में बीएसपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, जिसका कोई भी लोकसभा मेंबर नहीं बन पाया था। 2019 में उन्होंने गठबंधन किया तो 10 सीटें उनको मिली। तो ये जो आंकड़े हैं, इससे ये नहीं कहा सकता कि मिल के चुनाव लड़ने से वोटों का डाइवर्जेंस होता है, बल्कि वोट इकट्ठा होंगे। लेकिन अभी की जो ये परिस्थिति है, वो क्या सोच के ये कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उनकी अपनी क्या रणनीति है। अभी हाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अभी जो गुजरात में चुनाव होने वाले, माफ़ करिएगा, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि जो ये क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इन तमाम राज्यों में चुनाव होने के बाद बहन जी कोई राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए कोई रणनीति बनाए, ये भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए, जो एनडीए गठबंधन की बात की जाए, एनडीए गठबंधन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि भाजपा को किसी तरह से सत्ता से हटाना है। लेकिन सत्ता से हटाने का उनका क्या रोड मैप होगा, क्या रणनीति होगी, वो अभी तक लोगों के बीच में क्लियर नहीं है। ये धीरे धीरे आने वाले वक्त में समय में पता चलेगा। और रही बात राजनीतिक गठबंधन की, ये तो गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, चुनाव आता है, चला जाता है। अभी लोकसभा में भी समय है, अभी देश की पूरी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ कि इस पार्टी का क्या होगा। सब पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल तक कह रहे थे कि कोई बीएसपी के समर्थन में, अभी महान दल के लोग आ रहे हैं बीएसपी के समर्थन में, और छोटी पार्टियां ये दावा कर रहे हैं कि हम बीएसपी के समर्थन में अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में 1-2 महीने में चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, अभी छोटे दलों को साथ लेने का स्पेस है, इनका कहना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र अकेले चुनाव लड़ी, 0 रही। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हुआ और 10 मेंबर जीते, और बहुजन समाज पार्टी वोट प्रतिशत भी बढ़ोतरी हुई। किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या बहन जी का ये 0 हो जाएंगी 24 में? क्या दृष्टिकोण रहेगा आपका? क्या दृष्टि? देखिए, मूल्यांकन कर पाना बहुत कठिन काम है कि 0 हो जाएंगी कि नहीं होंगी, लेकिन ये तो एकदम ज़रूरी है कि ये फांसीवादी दौर में, यूँ कह लीजिए कि जहाँ लोकतंत्र को, संविधान को कुचलने की जब साजिशें चल रही हों, तो सारे विपक्ष को एक होकर लड़ना चाहिए। और बहन जी भी इसी इंडिया गठबंधन में रहें तो बहुत ही बेहतर होगा, अच्छा होगा।
और लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि अब जो वोट का डाइवर्जन है हमेशा हाँ नहीं, नफ़ा नुकसान व्यक्तिगत नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से देखिए, सामाजिक रूप से देखिए तो फ़ायदा ही मिलता है गठबंधन का। तो चलिए, अलायंस करने से फ़ायदा मिलता है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार चौबे। किस नज़रिए से देखते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया है, और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा बीएसपी के साथ ना आने पर, या इंडिया जो विपक्ष ने गठजोड़ का नारा दिया है उसको कितना नुकसान होगा बीएसपी का साथ ना आने पर? ये नुकसान का तो मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं कितना नुकसान होगा, क्योंकि बाकी सारी भी विपक्ष पार्टियां हैं, अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं। तो नुकसान तो 2019 चुनाव में था, लोकसभा चुनाव जब हुआ था इसके पहले, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मायावती जी को ही हुआ था गठबंधन में। तो नुकसान की बात तो हम नहीं करेंगे कि कितना नुकसान हुआ था कि क्या कैसे आगे होगा, लेकिन फ़िलहाल ये था कि हाँ अगर आती तो मायावती जी का तो कहना है कि हमें वोट ट्रांसफ़र, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं मिला, विपक्ष का जो वोटर था वोट नहीं किया। नहीं, ये मैं कहूँगा कि उन्होंने किसी मजबूरी के तहत कहा होगा। बाकी मेरे ख्याल से तो नहीं कि उनको फ़ायदा नहीं मिला हुआ, क्योंकि फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिला था। इस पे जब मूल्यांकन किया गया वोट प्रतिशत पे कि किस किस लोकसभा सीटों पे कितना कितना मिला था, तो इस पे जो एक आंकड़ा आया था, इस पे यही हुआ था कि यादवों का तो वोट मिला था उनको, बाकायदा आया था आंकड़ा। और जो अभी की परिस्थितियां हैं, हम ये चाहेंगे कि मायावती जी का कहना है यादव वोट नहीं किया बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में। नहीं, ये गलत कह रही हो, वोट हुआ था मेरे ख्याल से तो वोट हुआ था, और फ़ायदा भी मिला है। 10 सीट पे 0 से 10 पे आना अपने आप में बड़ी बात है। जो पार्टी ख़त्म होने वाली थी राष्ट्रीय स्तर की, उसके बाद उनका बच गया, 10 सीटें जब आ गई राष्ट्रीय पार्टी का, उनका बच गया। आर्थिक परिषद के मुख्य सलाहकार हैं विवेक जी, उन्होंने संविधान बदलने की बात की है। तो क्या जो नागरिकता का परिभाषा है, सामाजिक न्याय की परिभाषा है, स्वतंत्रता समानता का जो परिभाषा है, समता की परिभाषा है, क्या उस पे कटाक्ष है या क्या नज़रिया है आपका? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल कटाक्ष है। वो तो चाहते हैं कि अभी हाल ही में जारी हुआ था 700 पेज का जो आरएसएस का था संविधान, वैसा संविधान लागू करना चाहते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी है कि सारे विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि संविधान पे बार बार प्रहार हो रहा है, उसे कुचला जा रहा है। कृष्ण देवराय जो बोले हैं, तो वो ये चीज़ भूल जाए, जिन दिन संविधान को बदलने के लिए वो सोच लेंगे हम लोग उनको बदल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। उनके लिए दिल्ली में भी FIR हुई, हम लोग भी FIR करेंगे। संविधान को ही ये नहीं है कि जब चाहे तो बदल दे, कठोर और लचीला दोनों है। समय समय पर संशोधन के लिए इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सुविधा रखी थी, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप संविधान को बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है, उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो विवेक राय जी ने अपना लेख में उन्होंने कहा है कि जो 2047 में जो संविधान होगा उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नया संविधान होगा। और ये जो भी संविधान वर्तमान में है इसमें भी तमाम संशोधन होने के कारण ये पहले का जो मूल रूप से संविधान मिला था वो नहीं रहा। संविधान बदलने की बात हो रही है, और वो भी प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार परिषद के मुख्य सलाहकार कह रहे हैं। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं कि संविधान को बदला जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कह रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कोई गली में बैठे हुए टुचपुच्चे नेता नहीं है, किसी जो है तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन के जो है ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और गली अध्यक्ष नहीं है। ये लोग मजबूत लोग हैं, ये संघ और आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं जो देश की सत्ता पे काबिज हो गए। ये संविधान बदलने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनके वजह से इनका हिंदू राष्ट्र नहीं स्थापित हो पाएगा। संविधान जो आपने ये कहा है, अभी हमसे सवाल किया कि संविधान ऐसा बनेगा जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जो है कोई भी गाइडलाइन नहीं होगी, या सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव संविधान पे नहीं रहेगा। वर्तमान संविधान में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेता है संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, मूल स्ट्रक्चर क्या होगा, संविधान में कब कौन से परिवर्तन किए जाएंगे। ये कार्यपालिका जितना महत्वपूर्ण रखती है उतना न्यायपालिका भी महत्वपूर्ण रखती है। तो किसी व्यक्ति का ये कहना कि जो है कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये साफ साफ इस देश के
85% समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला जो संविधान है, जो करोड़ों लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है, उनके अधिकारों को मारने का प्रयास है। आज लोग कहते हैं संविधान को ख़त्म कर देंगे, दरअसल ख़त्म नहीं करेंगे। ये वास्तव में समय समय पर टेस्ट करते रहते हैं, एक एक स्टेटमेंट दे करके कि संविधान के विरोध में अगर कोई कार्रवाई, कोई एक्टिविटी की जाएगी तो देश में उसका परिणाम क्या होगा। आप देखिए, इसके पहले संविधान की कॉपियाँ जलाई गई जंतर मंतर में, उसके पहले संविधान को लेकर आरएसएस से एक कॉपी जारी हुई जिसमें नए संविधान की पूरी रूपरेखा दी जाती है। उसके पहले संविधान के बारे में बोला जाता है कि संविधान को हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि संविधान के रहने और ना रहने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। अगर आज निजीकरण कर दिया गया तो लोगों को अगर नौकरियाँ नहीं मिले तो संविधान के विरोध में है। अगर इस देश के SC ST अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है तो इसका मतलब ये संविधान के विरोध में काम कर रहा है। अगर इस देश में कहाँ अधिकारों को खत्म किया जा रहा है? बीजेपी तो कह रही है हम सबको अधिकार दिए, सबको अधिकार दे रहे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आई, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि 8,000 से ज़्यादा सीटों के साथ घपला हुआ, ये एक संवैधानिक संस्था है। अगर उसकी बात की प्रासंगिकता होती तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती, तब मैं मानता कि जो कि यहाँ संविधान की समीक्षा हो रहा है, संविधान की रक्षा नहीं हो रहा है, संविधान को दिन प्रतिदिन कमज़ोर किया जा रहा है। उसका ये परिणाम है कि अगर एक साथ हम संविधान को हटा के दूसरा ढांचा ला देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर आज ये कहा जा रहा है कि देश में, बीजेपी का कहना है सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक सरकार हम चला रहे हैं। देखिए, कथनी और करनी में एक जो कहा जाता है ना कि मुख और मुखौटा, मुख तो है भारतीय जनता पार्टी का कि लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन उसके पीछे मुखौटा कौन सा लगा है? नागपुर वाला मुखौटा लगा है। जो नागपुर वाले ये दावा करते हैं कि 2025 में हम संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने वाला है। उन्होंने प्रण किया कि 2025 में हम संविधान को बदल के नया संविधान लाएंगे, तो 2025 में तो सपना साकार हुआ नहीं। तमाम बैकवर्डों में, SC में, माइनॉरिटी में सब जानते हैं कि संविधान हमारा संरक्षक है, उसके विरोध में लोग खड़े हो गए। तो अभी लोग टेस्ट ले रहे हैं कि 2025 में नहीं 50 में बदलेंगे। मजाक समझा रखा है क्या? बीजेपी विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है, कह रही है हमने देश को विश्व गुरु बनाया है। आपको विश्व गुरु बनाने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या विश्व गुरु बना दिया है? हिंदू राष्ट्र से आपको क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र में कौन सा विश्व गुरु है? चलिए, हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा किसी ने दी? मैं कह रहा हूँ, चलिए इतना बड़ा देश है जहाँ भाजपा का कोई एक गांव है, सारे लोग भाजपाई कार्यकर्ता, उसको हिंदू राष्ट्र बना के उसकी देश के सामने रूपरेखा प्रस्तुत करना, क्या हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र जो फिर कहा मुख नहीं मुखौटा है। हिंदू जो शब्द है ये अपने आप में एक मुखौटा है, उसके पीछे मुख जो है वो ब्राह्मण राष्ट्र का है। चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, मिशन पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे? हम देश के वैज्ञानिकों को, भारत देश को, इसरो को बधाई देंगे। प्रधानमंत्री जी एक हैं, कल चले जाएंगे, इसरो हमेशा रहेगा, कल दूसरा प्रधानमंत्री। क्या चंद्रयान आज से शुरू हुआ? क्या इसके पहले चंद्रयान का प्रशिक्षण नहीं हुआ, कार्यक्रम नहीं हुए? साइकिल से इस देश के वैज्ञानिकों की शुरुआत शुरू हुई, आज चांद पे पहुंची। क्या जब साइकिल से शुरू होता तभी आज ही के प्रधानमंत्री जी थे क्या? 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा? 2024 लोकसभा के चुनाव में कौन सा प्रभाव पड़ेगा? आप इसका संविधान बदलने की जो बात हो रही है, इसका प्रभाव कोई पड़ेगा? संविधान बदलने वाले ही इस देश में बदल जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? संविधान कोई मामूली चीज़ है? संविधान का मतलब, जब तक इस देश का संविधान है जिसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तब तक इस देश में लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में डॉक्टर अम्बेडकर है, जिन्होंने करोड़ों हजारों सालों की लड़ाई को 20-25 साल में लड़के इस देश में संविधान दिया। संविधान का मतलब जीता जाता जीवंत डॉक्टर अम्बेडकर। जब तक अम्बेडकर हैं तब तक संविधान ना बदल सकता है, ना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बदल सकती है। जो ये प्रयास करेंगे कि संविधान बदल देंगे, वो दमी गोज हो जाएंगे, उनका कुछ पता नहीं चलेगा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है 2025 में संविधान बदलने वाले 2050 की बात क्यों करने लगे? आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है? लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही। वो जानते हैं कि जो है उनको जो है उनका इलाज कर देंगे इस देश की जनता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं नेशनल संवाद, आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ अक्षय की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।